नमस्कार साथियों, मैं अजय प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ए स्क्वायर लर्निंग पे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जब आप स्वस्थ और मस्त हैं तो एक और वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपकी जो फतह सीरीज़ थी उसी के अकॉर्डिंग ये जो दूसरा लेक्चर रहने वाला है आपका। मैंने आपसे बोला भी था कि आगे से पीछे की नहीं, पीछे से कहाँ की तरफ, आगे की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो 4th चैप्टर मैंने आपको कल बता ही दिया था। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपका 3rd चैप्टर है। आपको नाम दिख रहा होगा कि मेटल एंड नॉन मेटल्स, जिसके बारे में हम बड़े ही गहराई पूर्वक और बिल्कुल कायदे से एक एक चीज़ की बात करने वाले हैं। मैंने बताया था आपको कि PYQ बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा चीज़ों के। और हम यहाँ पे क्वेश्चंस तो करेंगे, साथ ही साथ में जो थ्योरिकल पोर्शन रहता है उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। और अगर आपने एक वीडियो बिल्कुल कायदे से पूरी देखी होगी तो आपको लगभग 80 to 90% चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, तो देखिएगा ध्यान से। जहां दिक्कत हो तो आप बताएंगे हमें कि कहां और किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एंटीमनी क्या है। अब चैप्टर का नाम क्या था? मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु एवं अधातु। अब जब धातु और अधातु है तो इसमें एक चीज और रहती है। क्या? वो रहती हैं उपधातुएं। क्या रहती हैं? उपधातुएं। अब बात ये आती है कि धातु किन्हें कहते हैं, धातु किन्हें कहते हैं और उपधातुएं किन्हें कहते हैं। तो बड़े सिंपल से वर्ड्स में मैं बताऊंगा कि वे तत्व जो जिनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3, या जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, मैं क्या कह रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करके, लूज करके, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अगर हम अधातु की बात करें तो जो सामान्य अवस्था में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या कर देंगे? ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और जिनकी अंतिम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातुएं कहलाते हैं। अब बात आती है कि उपधातुएं किन्हें कहते हैं? मेटलॉइड्स, मतलब मेटल, नॉन मेटल है मेटलॉइड्स। तो वे उपधातुएं या वे तत्व जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है, मतलब जिनमें धातुओं की गुण रहने वाले हैं और एवं अधातुओं को भी गुण रहने वाले हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके उपधातुएं कहलाएंगे। तो सुनिएगा ध्यान से। देखिए एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी धातु तो है नहीं, अधातु है नहीं, मिश्र धातु ये है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो बचा क्या? तो बचा आपका सिर्फ और सिर्फ उपधातु। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीजें। देखिए मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस तो करना ही है और डिटेल में करते हुए चलेंगे, जिससे आपको चीजें भी समझ में आ जाएंगी कि हाँ एक्चुअल में हम क्या होने वाला है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें बिल्कुल ही कायदे से आपको समझ में आएंगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? अब आपको यहां पे ध्यान करना है कि कौन सी धातु है। तो अगर मैं आपसे कहूं तांबा, तो तांबा तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां होता है? नीचे, तो पॉसिबल है नहीं। सोना बिल्कुल नहीं है। पोटेशियम और एल्यूमिनियम। अब बात ये आती है कि कौन सी क्रिया करेगी ठंडे धातु से। तो अब आपसे अगर मैं कहूं तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या करना है? ECS। अब आप कहेंगे सर ये ECS क्या होता है? ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब जब हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करेंगे तो होती क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे कि वे धातुएं जिनको क्रियाशीलता के, ध्यान सुनना, क्या कहेंगे? वे धातुएं जिनको क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। कौन से क्रम में रखा जाता है? घटते हुए क्रम में। और जैसे ही हम इनको क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखेंगे तो ये क्या करेंगी? एक श्रेणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक श्रेणी बनाएंगे। और जैसे ये श्रेणी बनाती हैं इसको हम क्या बोलने लगते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अब आप समझ पा रहे होंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में है क्या। तो आप समझ गए होंगे कि जब धातुओं को हमें क्या करना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें तो धातुओं को जब क्या किया जाए,
उनकी क्रियाशीलता की घटते हुए क्रम में रखा जाए तो हम एक श्रेणी प्राप्त करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको याद करना है, तो आप याद कर लीजिए कैसे। लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अब देखिए इतने में आपका काम हो जाएगा क्योंकि यही मेटल है और कॉपर और गोल्ड की हमें आवश्यकता है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है। ये रिएक्टिव नहीं होते, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो देखिए जब हम नीचे आ रहे हैं तो इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या हो रही है, घटती जा रही लगातार। तो आप ऊपर देखेंगे आपको एक एलिमेंट मिल रहा है, नाम भाई साहब का क्या है, पोटेशियम। तो जो पोटेशियम रहता है ये किससे रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर से। किससे करता है, कोल्ड वाटर से। और जो आपका एल्यूमिनियम है ये कौन से वाटर से करेगा, हॉट वाटर से। आप कहेंगे जी सर, तो ध्यान सुनिएगा, हॉट वाटर से रिएक्शन करने वाला, और ये किससे रिएक्शन करने वाला है, कोल्ड वाटर से। तो बात ये थी कि ठंडे से कौन करेगा, तो भैया हो जाएगा। अब देखिए पोटेशियम अपने पास क्या है, तो के, और वाटर का फॉर्मूला H2O, तो बनाएगा क्या ये KOH, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब एल्यूमिनियम के साथ करेंगे अगर यही हम एल्यूमिनियम के साथ करते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एल्यूमिनियम जो रहेगा वो किससे रिएक्शन करेगा, स्टीम से। जब ये स्टीम से रिएक्शन करेगा तो ये H2 के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे जो इसने रिएक्शन की है वो कैसे की है, H और OH के फॉर्म में। यहाँ पे ये क्या करेगा, H पॉजिटिव और O पर 2 नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये जो रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाता है, Al2O3, और हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पोटेशियम रहेगा वही रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम रिएक्शन नहीं करेगा। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में आप देख रहे हैं कि क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध होता है। अब क्लोरीन जो अणु है, क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध होता है। अगर आपको ध्यान हो, आपने लास्ट लेक्चर हमारा देखा हो तो उसमें आपको पता चला था कि इनके मध्य जो बंध बनता है वो किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। और जो बंध इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। तो आप बता सकते हैं कि क्लोरीन में कौन सा बंध बना है, तो आप कहेंगे जी सर सहसंयोजी बंध। कौन सा, एक बंध बनता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एकल सहसंयोजी आबंध। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। जैसे ही आपको ये क्लियर होता है तो आप टिक किस पे कर देंगे, दूसरे वाले पे टिक कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बात क्या आ जाती है कि जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया करने वाली गैस है। अब आपको ध्यान करना है कि जिंक जो रहेगा उसकी जब हमें क्रिया करानी तो किस तरीके से ये रिएक्शन होने वाली, ध्यान सुनिएगा। अभी आपको मैंने बताई थी विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो बस उसी का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही आप ध्यान रखेंगे तो आपकी चीज़ें भी बिल्कुल क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। किस तरीके से, देखिए हमारे पास जो है वो कौन है, जिंक है। अब जिंक की हमें रिएक्शन काहे से करनी है, तनु सल्फ्यूरिक, मतलब H2SO4 से। तो आपको पहले ये ध्यान करना है कि हाइड्रोजन का स्थान कहाँ है और जिंक का स्थान क्या है। तो मुझे तो याद है विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो मैं ध्यान कर लूंगा कि जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन क्या है, नीचे है। आपको ध्यान करना है, श्रेणी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि जिंक का स्थान ऊपर है और हाइड्रोजन का स्थान क्या है, नीचे, तो ये क्या करेगी, इसको इसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देती है। और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो करिएगा, जैसे ही आप जिंक की करते हैं तो क्या बनेगा, ZnSO4, रिमेन क्या बचा, H2। तो H2 जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो वही उन्होंने कहा है कि क्रिया करने के बाद निकलने वाली गैस, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, आप खुद बता देंगे, चिल्ला चिल्ला के दीवालों पे लिख लिख के बता देंगे कौन सी गैस निकलेगी। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन गैस है ज्वलनशील होती है, पोपट की आवाज के साथ जल के निकलती है। कभी इसका एक्सपेरिमेंट हम आपको कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन बनना है वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी से बनना है। इसका मतलब क्या है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी भैया इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कहें अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ जाता है, एक धातु का आ जाता है, दूसरा अधातु का। तो यहाँ अधातु का है। अगर क्वेश्चन यही आपसे पूछ लेता कि धातु बताइए, तो आप क्या बता देते कि मरकरी, यही ना, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, पारा। ये जो पारा है ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर जी ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और है क्या ये जो है वो क्या है, धातु।
लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी है, क्वेश्चन अधातु का है तो आपको अधातु भी याद करने की आवश्यकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसी कौन सी अधातु है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, तो आपको ध्यान क्या करना है, ब्रोमीन। आप क्या ध्यान करेंगे, ब्रोमीन। और जैसे ही आप ब्रोमीन ध्यान कर लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो भैया आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि क्या होगा, ऑप्शन ब्रोमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी और एक एक चीज़ आपको समझ में आती है। देखिए मैं क्वेश्चन एक के साथ में 2 बताने का प्रयास करूंगा, 3 बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको समझना है और बिल्कुल कायदे से इनको पॉइंट बनाते हुए आपको लिखते हुए चलना है, जिससे चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इनमें पूछते हैं कि बताइए कि एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना क्या कहलाता है। बड़ा सिंपल सा है कि एल्यूमिनियम की सतह पर अगर जो है काहे की परत जम रही है, ऑक्सीजन की, तो एल्यूमिनियम अगर रिएक्शन काहे से कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो ये क्या कहलाएगा, Al2O3। अब आप कहेंगे सर ये तो बैलेंस नहीं है, तो भैया बैलेंस कर देंगे, 3 यहाँ है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब 2 और 3 वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो मैं आपको बोला था क्या, आप कहेंगे सर 6 बनाना है, तो 6 के लिए 2 यहाँ कीजिए, 3 यहाँ कीजिए और 4 यहाँ लगा दीजिए और आपकी ये हो गई है बैलेंस। बना क्या रहा है, Al2O3, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिना। और एल्यूमिना को ही हम क्या बोलते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, एनोडिंग हो रही है। तो बात क्लियर। देखिए 2023 के क्वेश्चन आएंगे, 2024 के क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल तसल्ली से कायदे से समझते हुए चलना है, तो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है कि धातु है। बड़ा सही सा उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि धातु है। अगर धातु की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या ध्यान करना है कि सर जी जो धातु होती है, ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा था, जो आपके लिए धातु रहेंगी, पहली चीज़ वो क्या हो, उन पे क्या आएगा, धनात्मक आवेश। और जैसे ही भैया इन पे धनात्मक आवेश आएगा, और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3, ये पहचान है धातुओं की। तो आप कहेंगे सर पहली को देख लेते हैं, क्या है ये, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन है सर ये। परमाणु क्रमांक आप कहेंगे सर जी 5। सही कहा क्या मैंने, देखिए भाई, आप कहेंगे बिल्कुल सर सही तो कहा है आपने। अगर सही कहा है तो इनकी अंतिम कक्षा कीजिए। अरे भाई, अरे अरे अरे, तो बोरोन है तो क्या आ जाएगा, 2,3। अगर ये 2,3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो इसकी अंतिम कक्षा में तो 3 हो गए हैं। अगर 3 हो गए हैं तो ये 3 को त्यागेगी क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगर ये 3 को त्याग रही है तो क्या ये धातु है, नहीं, ये धातु नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका रीजन थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है कि जो देख रहे हैं आप कहेंगे सर जी बोरॉन, तो ना तो ये धातु है ना ही ये क्या है, अधातु है। थोड़ी सी आपको ध्यान करने की आवश्यकता है और जैसे ये आप चीज़ें ध्यान कर लेंगे तो आपका ये तो हो जाएगा। फिर ये है कौन, तो आप कह देंगे सर जी ये है मेटेलॉइड, मतलब है उपधातु। आप कहेंगे सर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्लास हिंदी की चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख दिया। अब बचता कौन है, लिथियम। तो लिथियम का, तो आप कहेंगे सर जी लिथियम का परमाणु क्रमांक 3। तो भैया आगे बढ़िए, विन्यास कीजिए, तो 2,1 अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये क्या हो गया, धातु। तो क्या सर अगर पता चला कि ये लास्ट में लिखा होता फिर ये कैसे पता चलते, तो ये है सिलिकॉन और ये है कार्बन। आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, कार्बन भाई साहब क्या है आपके, अधातु, और सिलिकॉन भी क्या है, इन्हीं के परिवार के तत्व हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, अधातु। तो सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन सही है। क्या आप 20 ऑप्शन सही करना चाहते थे, आप कहेंगे नहीं सर, जब आप 20 ऑप्शन सही करना नहीं चाहते हैं तो क्या सही होगा, लिथियम लिथियम लिथियम। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़िएगा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, ठंडे तनु अम्ल के साथ की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। अब ठंडे तनु अम्ल के साथ क्रिया के साथ हाइड्रोजन गैस बनती, तो ये आपको ध्यान करना है कि कौन बनाएगा, तो मैंने बताया था धातु है। कौन बनाएगा, धातु है, और जिनकी क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक। अब बात आती है सिलिका। तो जो सिलिका है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिलिकॉन, या मान लीजिए सिलिका, तो सिलिका तो भैया रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये इसकी जो क्रियाशीलता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, निम्न है। अब जब निम्न क्रियाशीलता है तो नहीं करेगा, फिर इसको छोड़ देते हैं। बात आती है कॉपर की। तो कॉपर को जैसे ही हम लिखते हैं तो आपको ये ध्यान करना है कि जो कॉपर है, कॉपर का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान कहाँ है, निम्न, और कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे।
अब जब भाई साहब इनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है तो ये रिएक्शन करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। जब नहीं करेंगे तो ये भी आपके क्या हो जाते हैं? गलत। और ये तो आपके गलत हो ही गए हैं। अब पहुंचते हैं कार्बन पे। तो कार्बन के क्या है? तो कार्बन तो भाई साहब कार्बन है, ये है क्या? अधातु। अब जब अधातु हैं तो ये ऐसे रिएक्शन नहीं करते कार्बन। जब नहीं करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो ये भी कैंसिल करती। बचा कौन? वन एंड ओनली शेर। कौन? जिंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जस्ता। तो जस्ता जो रहेगा वो तनु अम्ल से क्रिया करके किसको डिस्प्लेस करेगा? आप कहेंगे सर वो कर देगा हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो जैसे ही ये आपका कंप्लीट होता है आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो आपका है कि अधातु है, तो अब अधातु आपको कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने जो आपको बताया था वही आप ध्यान कीजिए। कौन सा? तो अंतिम कक्षा वाले आपको रूल ध्यान करने हैं, और जैसे ही आप अंतिम कक्षा वाले रूल ध्यान कर लेते हैं तो आपके लिए ये क्या हो जाएगा? सरल। तो अब जैसे ही हम अधातु की बात कर रहे हैं, काहे की? आप कहेंगे सर अधातु, तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5, 6 और 7। दूसरी चीज ऋणात्मक हो। अब जब ये भैया ऋणात्मक रहेंगे अंतिम कक्षा में ये हैं तो अधातु कहलाएंगे। बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम परमाणु क्रमांक आप कहेंगे सर 19, विन्यास कीजिए तो क्या होगा? 2,8,9। आप कहेंगे सर मुझे पता है, आप हमें उल्लू बना रहे हैं। फिर क्या होगा? 8,1। अगर 8,1 हो रहा है तो क्या ये है? आप कहेंगे नहीं सर। फिर दूसरी बात करते हैं फ्लोरीन की। तो मैं कहूँ अभी नहीं कीजिए इसकी बात। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो काहे की बात करने वाले हैं? एल्यूमिनियम की। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 13 कीजिए। तो 2,8,3। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी भैया इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो ये भी नहीं होंगे। और एक और भाई साहब है उनको देखे ले रहे हैं। तो बचे कौन है? सोडियम। तो सोडियम परमाणु क्रमांक कितना? 11 कीजिए। 2,8,1। अब जब 1 है तो बात तो अभी हुई थी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, सारे क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। तो अधातु के इनके भी चांसेस नहीं है। तो अब कौन बचा है? तो आप कहेंगे सर जी एक ही बचा है जो आपने नहीं करवाया था। मतलब तो इसका एक ही आंसर है, सत्य है। और मेरा वचन मेरा शासन शिवगामी देवी जी कह रही हैं। कहाँ से कह रही हैं? बाहुबली की मूवी से। तो भैया उनको कहने दीजिए, हमें क्या करना है? ये हमारे बगल वाले हैं, ये देख रहे हैं और मेरे कानों तक ये आवाज़ आ रही है। तो भाई उनको अपना शासन की करने दीजिए और हम अपना शासन करते हैं। क्या कि जो अधातु है उसकी अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे, सॉरी उन्होंने पूछा अधातु है कौन, तो आप कहेंगे सर जी फ्लोरीन। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो ठंडे जल के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। अब आपको ध्यान करना है कौन करेगा ठंडे जल किससे क्रिया? तो बड़े ही सिंपल वर्ड्स में दी क्वेश्चन यही आया है कि ठंडे जल से। अभी वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप समझ सकते हो। और ये सारे के सारे 2023-24 में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान करना है विद्युत रासायनिक श्रेणी बिल्कुल कायदे से पढ़ लेना। मतलब अगर आपसे कहें कि जो इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है, तो आपसे कह दिया जाए इम्पोर्टेंट है ECS, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक ही जवाब देना चाहूँगा वो क्या है? सोडियम। आप उसको ध्यान करना है कि सोडियम पोटेशियम जो है वो इसमें रहते हैं। अब हम जैसे ही अगले की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? अब कुचालक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी कुचालक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका कुचालक कहलाएगा। कौन है वो कुचालक? देखिए लोहा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल आसानी से फेल हो जाता है। अब मरकरी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मरकरी एक क्या है? धातु है। लेड भी क्या है? एक प्रकार की धातु है। बचा कौन? मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऊष्मा की कुचालक होती हैं। विद्युत धारा की अगर हम बात कर लें, चाहे ऊष्मा की बात कर लें, तो ये फ्लो नहीं होने देंगी। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है? तो मैं अगर आपसे कहूँ सामान्य ताप पर जो रिएक्शन करने वाली है वो एक बहुत ही अच्छी है, वो कौन है? तो सीधा सीधा आपने मेरे एक एक्सपेरिमेंट नहीं देखा, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने करवाया और हमने नहीं देखा। तो भाई देखिए हमारे चैनल पर जाकर। वो भाई साहब क्या है? सोडियम। कोई भी आप पानी ले सकते हैं किसी भी टेम्परेचर का, आपको रख के बस सिर्फ ये फेंकना है सोडियम, और सोडियम होगा बूम। और जैसे ही बूम होता है तो पता चल जाएगा कि भैया क्या है, ये सामान्य ताप पर क्रिया कर लेगा। देखिए सामान्य ताप पे आ रहा है, इस पे आ रहा है क्रिया, उस पे आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना है कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिसका स्थान कहाँ होता है? नीचे होता है। तो कौन है इनमें?
तो मेरे को नहीं लगता है कि हम अब हमें आवश्यकता होगी आपको ये जो चीज़ है इसको बताने की। तो जब आवश्यकता नहीं है तो फिर देखते हैं क्या है। तो मैं कहूँगा, या फिर आप ही कह दीजिए, मैं क्यों कहूँ हमेशा। तो आप कहेंगे सर अगर हम कहते हैं तो कॉपर, कौन आएगा कॉपर। तो क्लियर है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। धात्विक आप समझ चुके होंगे। आप कहेंगे सर धात्विक मतलब जिसमें धातु का गुण पाया जाता है, और जिसमें अगर भैया धातु का गुण पाया जाता है वो क्या कहलाता है, धात्विक कहलाता है। तो कौन है, तो बड़े सिंपल में आप कह सकते हैं कि भैया इसमें क्या है, सॉरी जो है वो कौन है, लिथियम है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, अगर लिथियम है तो किस तरीके से है। अभी मैं आपको जितनी चीज़ें बता रहा था कि भैया विन्यास कीजिए, विन्यास करने के बाद आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, लिथियम है। अब लोहे की जो फाइंग होती है, फ्राइंग पैन, लोहे की फ्राइंग पैन होता जो रहता है ना, उसको बोलते हैं फ्राइंग पैन, को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग की जाए। अब ग्रीस तो तुम लगाओगे नहीं भैया, क्या आप ग्रीस लगा दोगे। आप कहेंगे सर हम तो ग्रीस लगा देंगे। नहीं भाई, ग्रीस नहीं लगा सकते, लेकिन विधियाँ तो यही हैं लगाने की। ग्रीस दो, कोई भी चीज़ है उसको जंग से बचाने के लिए हम ग्रीस लगा सकते हैं। पेंट लगाकर बिल्कुल किया जा सकता है, जिंक की परत चढ़ाकर बिल्कुल किया जा सकता है। और ये सभी मतलब ये सभी आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि यही जो है आपने देखो जो शटर वगैरह होती हैं, अगर उनको हमें जंग से बचाना है तो उन पर हम क्या कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं। और बहुत सारे जो घर के दरवाजे वगैरह रहते हैं जो लोहे के होंगे उन पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट वगैरह कर देते। और जो लोहे की बाल्टियाँ आपने अक्सर देखी होंगी, कहाँ पे, तो आप कहेंगे कि गांव में जो लोहे की बाल्टियाँ रहती हैं भैया, आपने देखी होंगी, यहाँ पे कुंदे बार बार क्या हो जाते हैं, उनके टूट जाते हैं। तो इन कुंदों पर क्या कर दिया जाता है, जिंक की परत चढ़वा दी जाती है। जिससे क्या होता है, जब जिंक के यहाँ पे टाँके लगवा दिए जाएंगे तो ये जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, सामान्य ताप पे ये रिएक्शन नहीं करता। और जब रिएक्शन नहीं करता है वाटर से तो भैया ये क्या हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे और हमारे लंबे समय तक चलते रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये सभी इस पर लगाया है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर आप सही हैं। आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो वो क्या आता है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम के नहीं पाई जाती, सॉरी नहीं पाई जाती है। तो अभी मैंने एक आपको क्वेश्चन कराया था कि सामान्यतः धातुएं जो किस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में। एक है वो मात्र, वो आप कहेंगे सर अभी आप ही ने तो बताया था, क्या है वो, कौन है वो। तो आप कहेंगे सर वो है मरकरी। और जो मरकरी है तो यही है। देखिए मैग्नीशियम की रिबन के मैंने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं तो आपको देखते हैं सामान्यतः वो कैसा रहता है, ठोस रहता है। कॉपर तो आपने खुद देखा होगा, एल्यूमिनियम की भैया जालियाँ लग रही, ये लग रहा है वो लग रहा है, तो टेंशन वाली है बात है ही नहीं। तो आपका वन एंड ओनली आंसर क्या होगा, मरकरी। आप कहेंगे बिल्कुल सही। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी अधातु है। अब बड़ी दुविधा वाली बात होगी कि अधातु कौन है। तो देखिए भाई दुविधा वाली कोई बात है नहीं, क्यों नहीं है अब वो समझते हैं। देखिए जो क्रोमियम है वो क्या है, धातु है। आयरन है वो क्या है, धातु है। Hg से अगर हम बात करें तो Hg है क्या, आप कहेंगे सर मरकरी, पारा, ये भी धातु है। बचा कौन, हीलियम। हीलियम क्या है, अधातु। तो निम्न में से कौन सी अधातु है, तो आप कहेंगे सर जी यही तो है वो अधातु। कौन, हीलियम हीलियम हीलियम। तो क्लियर हो जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे क्वेश्चन का आंसर आता है, धातुओं में कौन सा सत्य नहीं है। तो धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ये बात सत्य नहीं है, यही हो जाएगा। धातुएं धनायन बनाती हैं, बिल्कुल। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो बहुत सत्य बात है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती, बिल्कुल सही बात है भैया। इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो धातु बनाएंगी, तो ये सही है, ये सही है। धातु में चालकता का गुण पाया जाता है, बिल्कुल। कंडक्टिविटी इनमें रहती है। बचा कौन, तो यही वाला बचा। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके लिए, कि आप कहेंगे बिल्कुल सर ये वाला हमारे लिए क्या है, सही है। तो जैसे ये क्लियर होता है तुरंत हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्बोनेट आयस को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, कार्बोनेट आयस को ध्यान सुनना, सीमित वायु में, कम वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड। देखिए निस्तापन में क्या होता है, बिना वायु की उपस्थिति में।
भर्जन में यही प्रक्रिया होती। तो भर्जन में क्या किया जाता, अगर आपको ध्यान हो, सांद्रत अयस्क को गलनांक से कम उच्च ताप पर जो गर्म करने की प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, भर्जन। निस्तापन में कहेंगे तो वायु की अनुपस्थिति, निस्तापन, नी मतलब नहीं, पन मतलब पानी, और पानी भैया ऑक्सीजन, मतलब जल मतलब ऑक्सीजन। तो आप कहेंगे सर जल मतलब ऑक्सीजन, अरे भैया जल के अंदर ऑक्सीजन रहता है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो भैया निस्तापन पन नहीं है तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वायु की अनुपस्थिति रहती है। लेकिन भर्जन में वायु की उपस्थिति में सांद्रत अयस्क को गलाने की प्रक्रिया होती है और भर्जन कहलाती है। और इसी में भैया कार्बोनेट अयस्क को काय में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, सल्फाइड अयस्क को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। तो आप कहेंगे सर अभी तो आप हमें चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, क्या जिनमें 5 हो, 6 हो, 7 हो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा कहलाएगा कहलाएगा, आप बताइए आंसर। तो आप कहेंगे सर अधातु कहलाएगा। बहुत सही बात है। तो आई होप अब मेरे को लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मुस्कुराते रहिए, बढ़िया आनंद लीजिए। और आपका एक काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है जितने हद तक हो सके हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको पढ़ लेते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर।